Hello friend, welcome to our YouTube channel Chandravati Devi Institute of Technology CDIT। तो फ्रेंड, जैसा कि लॉकडाउन के चलते आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी सभी क्लासेज जो है ऑनलाइन कराई जा रही हैं। तो इसमें CDIT की तरफ से भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं आज से। बेसिकली दो पार्ट्स में हम आपको स्टडी कराएंगे। एक आपका एकेडमी और दूसरा इंजीनियरिंग। एकेडमिक सेक्शन में 11 और 12 की आपकी एनसीईआरटी की फिजिक्स, एनसीईआरटी फिजिक्स, और इंजीनियरिंग में आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक्स। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता हम धीरे धीरे ये कोर्सेस आगे बढ़ाएंगे और आप लोग इस ऑनलाइन क्लासेस का पूरा उपयोग करें। तो एकेडमी में हम शुरू करेंगे 11th और 12th की फिजिक्स। ठीक, तो आइए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स की उत्पत्ति वैसे साइंस से होती है और साइंस शब्द जो है वो साइंसिया से बना है। साइंसिया का मतलब होता है टू नो, जानना। साइंस के जनक कहे जाते हैं अरस्तु। और बेसिकली साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड आपका केमिस्ट्री और थर्ड आपका बायोलॉजी। बेसिकली हम जो टॉपिक देखेंगे वो हमारा होगा, टोटल फोकस हमारा फिजिक्स पे होगा। फिजिक्स के बारे में हम जानेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते रहिएगा, बायोलॉजी पढ़ते रहिएगा, फिजिक्स पे चर्चा करेंगे हम। सब लोग पढ़े होंगे 9th 10th। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? इसको जानने के लिए फिजिक्स को बेसिकली हम 2 पार्ट में, फिजिक्स का मतलब हो गया नेचर, प्रकृति। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। छोटा सा डेफिनेशन देते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति में होने वाली घटनाओं को अगर नियमबद्ध कर दें तो वो फिजिक्स कहलाता है। या हम ये कह दें द फिनोमेना in which we study about natural coincidence which happen
in our whole universe. पूरे ब्रह्मांड में जो प्राकृतिक घटना घटित होती है उसको अगर हम नियमबद्ध कर दें तो वो हमारा फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जो अध्ययन कराता है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि F G फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। It means कि the force of attraction due to gravity Fg is directly proportional to mass m1 and m2 and Fg is inversely proportional to 1 upon r square. This is the natural law. ये प्रकृति की घटना है कि अगर दो मास हैं तो वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उनके मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जो अध्ययन कराता है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। बहुत सारे कारण देखेंगे, साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, साइकिल आगे बढ़ती है, पैडल मारना बंद कर देते हैं, कुछ समय बाद साइकिल रुक जाती है। ये क्या है? नेचुरल कोइंसिडेंट है। या पैडल मारना बंद कर दिया तो एक अपोजिंग फोर्स जो आपके मूवमेंट का अपोज कर रहा है और उसने आपको रोक दिया। तो ये किसकी घटना है? प्रकृति की। अगर नेचर में फ्रिक्शन है तो वो आपको मोशन का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स को बेसिकली हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, या हम ये कहते हैं फिजिक्स का मतलब होता है फ्यूजिया। फ्यूजिया शब्द से मिलकर बना है फिजिक्स, और फ्यूजिया को बोलते हैं नेचर, मतलब प्रकृति। फिजिक्स पढ़ना हो तो आप नेचर पढ़ रहे हैं। अब पूरा नेचर मतलब प्रकृति यानी पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मूलतः दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है आपका मैटर, द्रव्य, और सेकंड है आपका एनर्जी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड की संरचना मुख्यतः दो पार्ट से हुई है। पहला आपका द्रव्य है, द्रव्य का मतलब मैटर। एवरीथिंग जो आप देख सकते हो वो द्रव्य है, जो नहीं देख सकते हो वो क्या है? प्रकृति का दूसरा रूप, और वो है एनर्जी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, या लाइट तो हम देखते नहीं है लाइट को, बट महसूस करते हैं, उसमें एनर्जी होती है। मैटर का मतलब क्या होता है? विच ऑक्युपाई सम स्पेस, ऑक्युपाई स्पेस, जो स्थान घेरता हो उसे द्रव्य कहेंगे। विजिबल हो, जो दृश्य हो, जिसको हम देख सकते हैं, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा, उसको हम द्रव्य कहेंगे। वेट भी हो उसमें, सम वेट या छोटा हल्का वेट हो या अधिक वेट हो। तो द्रव्य की तीन प्रॉपर्टी हैं, वो स्पेस घेरता है, वो दिखाई देता है, और उसका कुछ भार होता है। सिंपली बात करते हैं हम एनर्जी की, तो इसका नो स्पेस, कोई जगह नहीं होता है, एनर्जी कोई स्थान नहीं घेरता। क्या विजिबल होता है? नॉन विजिबल होता है या इनविजिबल होता है। एनर्जी को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे विंड, हवा ऊर्जा है, दिखता नहीं है, बट उसका एग्जिस्टेंस होता है। एनर्जी में वेट भी नहीं होता है, वेटलेस होता है, भारी नहीं होता है। तो प्रकृति दो चीजों से मिलकर बना, मैटर और ऊर्जा। एक पार्ट को हम ये कह सकते हैं विजिबल पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का वो भाग जो दिखता है, और इसको बोलेंगे
इनविजिबल पार्ट ऑफ नेचर। करेक्ट है? समझ में आ रहा है कुछ? प्रकृति का वो भाग जो विजिबल हो वो मैटर है, प्रकृति का वो भाग जो इनविजिबल है वो एनर्जी है। ठीक है? तो फिजिक्स को बेसिकली दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है। वे दो मुख्य शाखाएं हैं, एंशिएंट फिजिक्स चीन प्राचीन भौतिकी, और सेकंड है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। इसको अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो चीन प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। ऐसा क्यों है? चीन प्राचीन भौतिकी के जनक कहे जाते हैं सर आइजैक न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के जनक कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। चीन प्राचीन भौतिकी आपका वो भौतिकी है जो 19वीं शताब्दी के पहले की भौतिकी। 19वीं शताब्दी के पहले बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग अपना नियम दिए भौतिक विज्ञान को पढ़ने और समझने के लिए, जिसमें सबसे फेमस और सबसे उपयोग सिद्धांत सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। गति के बारे में इन्होंने बताया था। मोशन को सबसे पहले इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था, व्हाट इज मोशन, और गति विषय नियम भी दिए थे, जिसको हम आज बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये भौतिकी 1900 के पहले की घटना है। 1900 के बाद 19वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी के बाद सर आइजैक न्यूटन आते हैं और ये इस गति के नियम को चैलेंज करते हैं और बहुत सारा कंक्लूजन नया लाते हैं। इसलिए इनको इनकी भौतिक विज्ञान एक अलग विज्ञान होगा जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और ये बेस्ड है न्यूटन के ही नियम पे, बट कुछ अलग है और सत्य भी है। तो दो पार्ट में भौतिक विज्ञान को पढ़ते हैं, चिर प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चीन प्राचीन भौतिकी में सर आइजैक न्यूटन ने एनर्जी, मैटर मतलब द्रव्य एवं एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग रखा है। इनकी अलग अलग बिहेवियर का अध्ययन किया, जबकि आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऐसा इक्वेशन बनाया जो उनके नाम से फेमस है, और वह इक्वेशन है E = mc²। और according to this equation, Albert Einstein said that every mass in our universe, every particle in our universe which have some mass known as energy, it means E directly proportional m, E for energy, m for mass. Every particle in our whole universe which has some mass, that's known as form of energy. इन्होंने मैटर, द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग ना ट्रीट करके इन्होंने बताया कि एनर्जी यानी मास या मैटर also converted into energy,
एंड एनर्जी कैन कन्वर्टेड इनटू मैटर या मास। द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में। इसको सोचिए आप एनालिटिकली। अगर ये डस्टर, अभी इसमें क्या मैटर है, द्रव्य है, इसमें कुछ ना कुछ मास है, ये ऊर्जा का एक रूप है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको जला दो, हीट एनर्जी निकलेगी, लाइट एनर्जी निकलेगी। इट मीन्स कि ये अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया। ये हम कहें कि द्रव्य से एनर्जी मिल गया और एनर्जी से हम द्रव्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान में एक नई कौतूहल पैदा हुई कि इसाक न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने मैटर और एनर्जी को अलग अलग रखा, जबकि आइंस्टाइन ने एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस इक्वेशन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। इट मींस कि हायर मास हायर एनर्जी। करेक्ट है। 1 किलोग्राम अगर कोयला आप जलाओगे, 1000 किलो कैलोरी उसमें से हीट एनर्जी निकलेगा। अगर 10 किलोग्राम कोयला जलाओगे तो 10 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है। हायर मास हायर एनर्जी, लोअर मास लोअर एनर्जी। अब देखते हैं हम चिर प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। सब कुछ ध्यान से पढ़ा जाएगा। ये क्लास डेली चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली अपडेट मिलेगा आपको। ठीक है, पढ़ाएगा। एंशिएंट फिजिक्स, चीन प्राचीन भौतिकी, यानी सर आइजैक न्यूटन वाली भौतिकी में हमको क्या क्या पढ़ना है। मैकेनिक्स पढ़ना है। मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको? अबाउट मोशन, फोर्स, मोशन गति को पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़ना है, काइनेमेटिक्स पढ़ना है, फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये सारे कुछ पढ़ना है। और भी आपके सरफेस टेंशन वगैरह पढ़ने हैं इसमें। मैकेनिक्स के बाद आपको पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रो स्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी। क्या क्या होता है इसमें? चार्ज, कूलॉम लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज का बिहेवियर क्या होता है, प्लस कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर। जनरेटर तो यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे, मोटर वगैरह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। थर्ड जो आपका पढ़ना है वो है आपका प्रकाश विधि, लाइट, रिफ्रैक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये आपका होता है कवर लाइट में। चौथा जो आपको पढ़ना है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का बिहेवियर। अगर किसी बॉडी को हम हीट करते हैं क्या इफेक्ट होगा उस पर, थर्मल इफेक्ट, टी। तो ये सारे कुछ हमको, तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स में हम एंशिएंट फिजिक्स को पढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ आ जाते हैं, फ्लड मैकेनिक्स वगैरह आ जाते हैं, वो इसी मैकेनिक्स में हम इसको पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। अगर ये आधुनिक भौतिकी जो 20वीं शताब्दी में हमारे सामने आया है, तो इसमें क्या क्या हुआ कि हमको एंशिएंट फिजिक्स से अलग कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इन्होंने बहुत बड़ा चेंज कर दिया। मास और ऊर्जा को ये अलग अलग ट्रीट कर रहे थे, इन्होंने उसको कंबाइन कर दिया। तो फिजिक्स के कुछ नियम, कुछ रूल्स एक्सटेंड हो गए, यानी बढ़ गए, खत्म नहीं हुए। इनके नियमों में कुछ सुधार हो गए।
तो इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है, पहला आपका होगा न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी। और सेकेंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो टॉपिक्स और भी हैं, एक्सरेज वगैरह है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कवर होंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स आपका आ जाता है एटॉमिक पावर वेपन जो है, परमाणु आयुध के जो सामग्री है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं। आपका इसमें फोटोनिक एनर्जी आपको पढ़ाया जाएगा। फोटोनिक एनर्जी की कल्पना न्यूटन ने नहीं किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटॉन की एनर्जी को भी रीड किया, पढ़ा और बहुत सारे नए नियम दिए। इसी में ही मॉडर्न फिजिक्स आने के साथ साथ इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। इसी के अकॉर्डिंग हम टाइम ट्रैवल जैसी घटना, काल यात्रा की घटना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इसको भी हम समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, जिससे हमारा एक और ब्रांच बना और उसको हमने कहा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। मैकेनिक्स भी पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी पढ़ना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पढ़ना है। ठीक है, तो चूंकि मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी है, तो कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं उसके जिसको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। और बात कर लेते हैं सबसे पहला टॉपिक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ध्यान देना है चीज आप यहाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने से पहले हमको दो चीज पता होना बहुत आवश्यक है, वो है रेस्ट और मोशन। चूंकि गति का ज्ञान न्यूटन ने दिया आज से लगभग 300 साल पहले, और उससे पहले हम गति को नहीं समझ पाते थे। वैसे आप कल्पना करो तो पूरा यूनिवर्स, यहाँ तक कि यूनिवर्स में हम सब आते हैं, जो कुछ आप देख रहे हो सब यूनिवर्स में अर्थ, मून, जुपिटर, सन, ये सारे यूनिवर्स में आते हैं। ये पूरे यूनिवर्स में पूरा ब्रह्मांड गतिशील है, सब मोशन में है, हर समय हर इंस्टेंट सब कुछ गति में है। इसलिए हमको गति को समझना बहुत आवश्यक होता है कि गति कहते किसे हैं। यू नो अबाउट व्हाट इज मोशन? सिंपल, आप फटाफट डेफिनेशन बोलो, रटा रटाया सर। अ बॉडी, इफ अ बॉडी चेंज their position with time passes, then body is said to be in motion। सिंपल सा डेफिनेशन, बहुत बढ़िया, रटा रटाया सा है, नाइन टेंथ में टीचर कहते हैं भाई इसको याद करके आना, गति किसे कहते हैं। सिंपल, यदि कोई वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है समय के सापेक्ष, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी वो बॉडी मोशन में है, गति में
जैसे ये बोर्ड आपके सामने समय जा रहा है और इसका मूवमेंट 0 है, तो यानी ये रेस्ट पे होगा। अगर ये इधर उधर कहीं डिस्प्लेस होता तो ये गति में होता। जैसे फैन स्विच ऑन करोगे आप, उसके ओरिएंटेशन में चेंजिंग होगा तो फैन को कहेंगे हम मोशन में। स्विच ऑफ कर दो, रेस्ट पे रहेगा, कोई ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, रेस्ट पे है। ओरिएंटेशन नया टॉपिक। अब आप सोचो ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 एक्सिस होते हैं, शायद आपको पता होगा, एक्स वाई जेड। ये 3 तल है 3D। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल है। अब ये जेड एक्सिस नहीं समझ में आ रहा है, ये होता है जेड एक्सिस। अब ये देखो, इससे भी 90 है, इससे भी 90, ये भी परपेंडिकुलर होगा, या तो बोर्ड के आउटवर्ड होगा यह जेड एक्सिस, या इस बोर्ड के अंदर। इट मीन्स कि एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। अगर एक कार किसी सीधे सड़क पे जा रही है,